हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी आपका एग्जाम है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। जो फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस है, जो बीसी से हो या बीजीएमसी से हो, बीएससी एग्रीकल्चर से स्टूडेंट हो, जो भी जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं एमएससी यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत, तो उनके लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, आईसीआर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें फॉलो हो सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें एक स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है और वो एग्जाम के लिए जाता है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस जो होता है फर्स्ट टाइम, उसके लिए है ये, वो उसको फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए, कि बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपना एग्जाम को अच्छे से दीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम के समय आपको नहीं करनी होती है, और कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको वहाँ पर करनी होती है। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, आपका जब एग्जाम है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने अगर कोई मेरे स्टूडेंट है, हो सकता है कि एग्रीकल्चर वो उन्हीं के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है जो मेरे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है। दूसरा है कि तो सबसे पहले हम जो भी आप स्कीम है देख सकते हैं, ये स्कीम है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम लगा है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हैं। अगर इस कोर्स में आप बिलोंग करते हैं, ये आप सब कुछ देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब कोर्स हैं। अगर आपका इनमें किसी में भी एग्जाम है तो उनके लिए सबकी, और यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी है महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत ये जितने भी कोर्स हैं उनकी ये क्या है, स्कीम है, एग्जाम स्कीम है। तो मैं नीचे चलूंगा तो इसमें ये सब आप कोशिश देख सकते हो, ये सब कोर्स हैं, और आप अपना कोड के हिसाब से देख सकते हो कि मेरा पेपर कब लगा है, कौन सी तारीख में लगा है। ये सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी आपके पेपर हैं उनको सोल्व आउट कीजिए। आप अपने एक स्लॉट बनाइए कि मेरा इस तारीख को एग्जाम में, एक ब्लैंक पेपर लीजिए स्टूडेंट। उस ब्लैंक पेपर में डेट लिखिए, एग्जाम का नाम लिखिए, और ये लिखिए कि ये किस शिफ्ट में है, मॉर्निंग की शिफ्ट में है या किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो एग्जाम का क्या है कि मुझे लगता है कि ये जो बीएससी है, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, उनका शिफ्ट मॉर्निंग में शायद लगा है 8 से 11 बजे, 8 से 11 तक का टाइम है उनका, 8 से 11 है। तो ये तो सेम ही रहेगा, 8 से 11 तो सेम ही रहेगा। अगर बीएससी एग्रीकल्चर से हो तो ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंजिंग होने का नहीं। डेट में तो आपको चेंजिंग नहीं करना है, बट एक डेट लिखिए। सबसे पहले एक पेज लीजिए, उसमें डेट लिखिए, उसमें एग्जाम लिखिए, और उसका टाइमिंग लिखिए कि आपको कब जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने भी आपके पेपर है, 10 पेपर है, 11 पेपर, जैसे कि मैं बात करूं कि एग्रोनॉमी का पेपर लगा है 14 फरवरी, 14 फरवरी 24 फरवरी 2024 को एग्रोनॉमी का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का एग्जाम है। तो आप लिख लीजिए कि भाई पहले हमें एग्रोनॉमी का पेपर देना है। ठीक है, ये इस तारीख को, उसके बाद है आपका 16 तारीख है, फिर 21 तारीख है, 16 तारीख में आपको जेनेटिक्स का है, और शायद 21 तारीख में आपको सोयल साइंस का है। तो जितने भी आपका पेपर है यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इसको मैं ग्रुप में भेजा हुआ हूँ, बट बेसिकली ये मैंने भेज रखा है। जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको ये ग्रुप में भी जो हो रहा है, सभी टीचरों ने ये आपको सेंड कर दिया था। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपके पास ये डिवाइड लिस्ट होगी, सभी पेपर को सोल्व आउट कर वो छांट लीजिए कि मेरा एग्जाम कब है। एक बात तो यह है कि सभी को अपने पेपर का कब डेट और कौन सा एग्जाम और किस टाइम आपको जाना है, ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हो जाएगा। ओके, तो दूसरा है कि आपका ये तो हो गया आपके एग्जाम को लेकर, कि भाई आपका एग्जाम में आपको जो पेपर है, पेपर को कैसे स्कीम में कैसे अरेंज करना है, क्योंकि बहुत सारी है। आप इसका प्रिंट मत निकलवाना, आप लिख लेना कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को, एग्जाम डेट, एग्जाम और टाइमिंग। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आपको आता है कि आपको क्या करना है, क्या लेकर जाना है एग्जाम के समय।
बहुत जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आता है वो वरीड रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है और जो 10th है 12th है उसका एक्सपीरियंस उसके पास है। बट जो ग्रेजुएशन होता है और यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, उनका रूल अलग अलग होता है। तो वे थोड़ा सा वरीड होते हैं, थोड़े से घबराते हैं कि सर क्या हो सकता है, क्या होगा फर्स्ट टाइम एग्जाम में, क्या लेके जाना होगा हमको क्या नहीं। तो वो उसके अंतर्गत उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैं यहाँ पर उनको ये उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। एडमिट कार्ड कंपलसरी होता है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारे स्टूडेंट कल आ रहे थे, कुछ का करेक्शन था, तो वो आज भी आ सकते हैं, ठीक है। आज भी आ सकते हैं अपने करेक्शन को लेकर। वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नींद में प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरह की अगर एडिटिंग है तो वो उसका किसी भी तरह का करेक्शन है तो वो करा सकते हैं डिपार्टमेंट में आगे। दूसरा है कि एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। सबसे मेन चीज तो है आपका एडमिट कार्ड होता है। आप अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास आई कार्ड है तो बहुत भी अच्छी बात है। अगर आई तो थोड़ा सा अगर आई कार्ड नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बट मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है और उसमें स्टैंप लगा है कॉलेज का, तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। आपको ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कंपलसरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये तो आपको है कि जो आपको, अच्छा हाँ, पेन लेके जाना है, पेन पेंसिल वगैरह जो भी आपके पास है, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स होता है आप उसको लेके जाइएगा। एक पानी की बोतल भी लेके जाइएगा साथ में, कि आपको उठ के बार बार बीच में एग्जाम की दिक्कत ना हो कि भाई मुझे पानी के लिए के लिए जाना है या वाटर के लिए जाना है। तो आप अपने एक छोटी सी बोतल लेके जा सकते हैं, 20 रुपए की छोटी सी कोई बोतल आप ले लीजिएगा पानी के लिए, ठीक है। ताकि 3 घंटे का एग्जाम होगा स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि वह 30 मिनट का या 20 मिनट का एग्जाम है कि भाग जाओगे उठ के, तो नहीं, आपको 3 घंटे वहां पर पूरा देना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं, अगर आपको एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पूरा टाइमिंग उसको वहां पर एग्जाम में देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि पानी की आवश्यकता पड़े, वाटर की आवश्यकता पड़े, तो आप अपनी बोतल लेके जाइएगा, छोटी बोतल लेके जाइएगा, ऐसी मत बड़ी बोतल मत लेके जाना, छोटी बोतल आती है, ठीक है। 20 रुपये 30 रुपए की एक बोतल ले जाना अपनी, ठीक है। ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिएगा। बोतल को जरूर लेके जाना है, क्योंकि वहां पर पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है। माइंड को रिफ्रेश करने के लिए पानी भी पीते रहोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, एक बात है। तो हमने बात कर लिया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो गया स्टूडेंट्स, आपका एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए आपके पास, उस पे स्टैम्प अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और दूसरा है कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स, आपका जो पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर किसी को अलाउ नहीं करता इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका मैंने बताया पानी की बोतल, ये इनफ है, आप इसको लेके जा सकते हैं, ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात तो आपको ये हो गई। ओके, आगे अब क्या करना है कि क्या नहीं करना है आपको एग्जाम में, क्या नहीं करना है, ये अभी हम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना है। देखो, आपको किसी भी तरह की को चीटिंग वगैरह नहीं करना है, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना है वहां पर स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है और आप ग्रेजुएट में हो, और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो किसी अदर स्टूडेंट से वहां पर एग्जाम हॉल में, या फिर आपका किसी तरह की चीटिंग अगर आप लेके जाते हो, देखो अगर आप 5 नंबर के चक्कर में अगर आप अपना पूरा सेमेस्टर खराब करना चाहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको चीटिंग वगैरह नहीं करनी है किसी से भी, और ना ही कुछ हाथ पे लिख के लेके जाना है आपका, नहीं, क्योंकि वहां पर चेकिंग होती है हाथ पे, या कहीं भी जो गर्ल्स होती हैं हाथ पे लिख लेती हैं, तो या कहीं भी, तो ऐसा मत करना है। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे एक तो कॉलेज की रेपुटेशन जो होती है वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत होती है। दूसरा कि आप लोग को अगले सेमेस्टर में, यानी कि अगले सेमेस्टर में जब आप सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देने के लिए वहां पर जाओगे, तो अगर एक ही स्टूडेंट करेगा तो पूरे स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। तो मैं ये आपसे यही कहूंगा कि आपको चीटिंग, अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आप अगर 50% भी या 20% भी उस क्वेश्चन को लिख देंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए। बट अगर आप यूएफएम कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, अनफेयर के अंतर्गत आते हो, तो आपको हो सकता है कि पूरा आपका सेमेस्टर खराब हो जाए एक 5 नंबर के चक्कर में या 2 नंबर के चक्कर में। तो ऐसी गलती मत करना स्टूडेंट, ठीक है। किसी भी तरह की चीटिंग के लिए में आप फंसना मत, ठीक है, वहां पर, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यही है, एक तो ये आपको करना नहीं है। दूसरा, आपको किसी से वहां पर एग्जाम हॉल में बात नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ ऊपर करके, हैंड अप करके और उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
एग्जामिनर होते हैं, तुम्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम्हें उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर मुझको ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ क्या फिल करूँ। जो जितना उस एग्जाम में आपको पता है उतना फिल कीजिए एंट्री में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर क्या कीजिए, गलत गलत एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। उससे आपको दिक्कत होगी, आपको एकदम आप टेंशन में आ जाओगे। तो आपको यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वहां पर एग्जाम, दो एग्जामिनर होते हैं, आप वहां पर उनसे किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि सर मैं यहाँ पर जो आता है पहले वो फिलअप कीजिएगा, ठीक है, एंट्री के बारे में। दूसरा यह है कि अपना रोल नंबर ठीक तरीके से लिखिए स्टूडेंट। रोल नंबर के ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि रोल नंबर वहां पर सबसे मेन जरूरी होता है आपका रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर गलत हो जाता है तो आप आराम से चेक कीजिएगा, रोल नंबर सही होना चाहिए। अगर आपका रोल नंबर गलत होता है तो दिक्कत हो जाती है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपका रोल नंबर जरूरी है, रोल नंबर लिखना आपको कंपलसरी होता है वहां पर। उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया क्या नहीं करना है, और आपको एंट्री के समय आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, इस चीज के बारे में मैंने बात कर लिया आप लोगों से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हम के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे उस एग्जाम पेपर में, ठीक है, क्या लिखना होगा। देखो जैसे आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको वहां पर अपना रोल नंबर फिल करना है। सबसे ऊपर एक कॉलम रहेगा, उस कॉलम में क्या करना है मैं आपको दिखा सकता हूँ। लास्ट ईयर का एग्जाम है तो मैं आपको शो करा सकता हूँ, आप वेट कीजिए 1 मिनट। आप देखिए इस तरह का आपको पेपर मिलेगा, सेम ऐसे ही पेपर रहेगा बिल्कुल, और उसमें एक रोल नंबर होगा इस तरह का। यहाँ पर अपने को ये ब्लैंक होगा, अभी तो ये फिलअप है किसी का रोल नंबर, इसको हटा दीजिएगा। और यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, जैसे ये डॉट डॉट है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर पेपर कोड लिखा रहेगा, सबसे ऊपर पेपर का कोड है, आप चेक कर लीजिएगा। आपकी कॉपी जो है, आपको जो कॉपी दी गई है उस पर ये पेपर कोड होना चाहिए जरूर, ठीक है। अगर आपके पास पेपर कोड गलत हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पेपर कोड सही होना चाहिए। उसके बाद लिखा होता है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो भी आपका सब्जेक्ट होता है यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि लिखा है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसी तरह का वहां पर लिखा जाएगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। और कोड भी लिखा रहेगा AG101, इस तरह से आपका ये कोड रहेगा। एग्जाम पैटर्न का सेम ऐसे पैटर्न रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चनों को क्या किया गया है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो उन्हीं में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखो सेक्शन ए है तो सेक्शन में क्या किया गया है, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए। हो सकता है कि ये सेक्शन सी में आ जाए, चेंजिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई यही सेम कॉपी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि चेंजिंग अगर मैं करना चाहे तो मैं क्या करेंगे, सेक्शन सी को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, आपको सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा लगभग। और ये आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे, कितने 10 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा स्टूडेंट, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे 10 मिनट में, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में आपको रोल नंबर लिखना है स्टूडेंट्स। आपको चेक करना है कि ये पेपर आप ही का ही है या किसी और का है। हो सकता है कि वहां पर मिक्स हो गया हो, पेपर दूसरा आ गया, और आपको अब बाद में देखिए कि पेपर करने के बाद, तो इसको एकदम सबसे पहले ही देखना है कि आपका पेपर कोड वही है जो आपके एडमिट कार्ड में है, उसी का वही नाम है जो आपको लिखा है या नहीं है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस चीजों को ध्यान आपको एग्जाम हॉल में रखना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद 2-2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको 75 शब्दों में आपको देना होता है, लिखा भी है 75%। जरूरी नहीं कि 75% हो सकता है 75% मार्क्स हो सकता है कि ये 75, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, हो सकता है कि ये 50 शब्दों में लिखा जा सकता है, तब भी आप अधिकतम 75 शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर में 2 पेज भर के आ जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको केवल उस जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर होना आपको मतलब आपको देना है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है 2 नंबर में। तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स में हो जाएगा आपका, तो बचा आपका 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स के लिए आपके पास जो समय रहेगा, अभी समय जो है तो 2 घंटे 50 मिनट है, क्योंकि पेपर जो है पूरा 3 घंटे का है। तो 10 मिनट आपके यहाँ चले गए, 10 मिनट यहाँ चले जाने के बाद 10 नंबर आपको तो यहाँ पर हो गए ना। अब 2 घंटे 50 मिनट आपके पास समय है, तो 2 घंटे 50 मिनट में आप क्या करने वाले हैं। तो उसके बाद जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया, तो उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद कीजिए ये आपका देखो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो गई। अब आपका आता है सेक्शन 2, यानी कि आपके पास
देखो जैसे ये पेपर दिए बटा है तो सेक्शन ए बी सी में, तो ए में दिया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बी में दिया है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन होंगे तो 10 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 नंबर हो गए आपके सेक्शन ए और बी दोनों में मिलाकर। यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपको कितनी 2 प्रश्नों की आंसर करनी है, और एक पर्सन का जो अंक है वो 5 मार्क्स का है, और अधिकतम जो शब्द होने चाहिए वे 200 शब्द होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट्स लिखते समय काउंट करे कि मेरे तो 150 हुए है, 175 हुए है, 180 शब्द हुए हैं, शब्दों को नहीं गिनना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप पेज को गिन सकते हैं कि भाई मेरा इतना क्वेश्चन, इतना मैंने इसने पूछा है, इतना मैंने इसका आंसर दे दिया। ऐसे मत करना कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 1.5 घंटा लगा रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में लगे पड़े हो, लिखते जा रहे हो, नहीं, शब्दों का भी ध्यान रखना है। आप अंदाजा लगा लें 210 हो सकते हैं, 190 शब्द हो सकते हैं, जरूरी नहीं। स्टूडेंट सेक्शन ए को हमने डिस्कस कर लिया है, तो सेक्शन बी में आपको क्या करना है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, सॉरी, जैसे ये लिखा है सेम ऐसे वहां पर लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, कि 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, आपको 3 क्वेश्चन देंगे, और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो एक क्वेश्चन का यहाँ पर भी डिस्काउंट होगा। तो लिखा भी है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, अधिकतम शब्दों की संख्या कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है। ध्यान रखना कि यहाँ पर आप ज्यादा समय मत देना कि आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 3 पेज लिखने शुरू कर दिए, 4 पेज लिखने शुरू कर दिए, आपने 1 घंटा दे दिया, ऐसा मत करना वहां पर। तो शब्दों का भी ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द अगर आप पूरा 1 पेज लिख देते हैं, 1.5 पेज लिख देते हैं, तो इनफ है, मोर देन इनफ है 5 नंबर का। ठीक है, इतना आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर लेके बैठ गए, 1 घंटा लगा दिया आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखने में, तो इस समय का भी ध्यान रखना है, टाइमिंग भी आपको मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये हो गया सेक्शन बी हो गया, मैंने बी में बताया। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे ये लिखा है सामाजिक समूह को परिभाषित करे, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन का आपको क्या करना था स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन को हल करना है, और ये 10 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। अगर बात करें तो ये भी आपका अब टोटल हो गया 20 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 10 मार्क्स के होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, कितने हो गए 20 मार्क्स हो गए, बचे आपके 30 मार्क्स। तो 30 जो मार्क्स है वो सेक्शन सी में आएंगे। तो सेक्शन सी में क्या होगा, क्वेश्चनों की संख्या 5 होगी। कितनी होगी, क्वेश्चनों की संख्या 5 होगी। आपको करने कितने हैं स्टूडेंट, करने कितने हैं, करने आपको 3 है। ठीक है, करने कितने हैं, आपको 3 है, लिखा भी है कि भाई 5 क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहला तो ये करना है, नहीं, आपको 3 क्वेश्चन पूरे करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्नों का जो अंक है वो 10 मार्क्स का है, यानी कि 10 अंकों का है। तो विस्तृत उत्तर की अपेक्षा है, आपसे कह रहा है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि लॉन्ग आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट आंसर देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, लॉन्ग आपको आंसर देना है। तो जब लॉन्ग आंसर आप दोगे तो भाई उसमें पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी के पिता मतलब एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, सस्य विज्ञान का क्या महत्व है, सस्य विज्ञान का क्या क्षेत्र है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो सस्य विज्ञान की परिभाषा तो हो गई 2.5 नंबर की, कितने की होगी, 2.5 मार्क्स की होगी इसकी डेफिनेशन। ओके, स्कोप हो गया इसका 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आपके 25 मार्क्स आपके इंपोर्टेंस के हो गए। तो ऐसे मिला के भी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी वजह से वे क्या करते हैं कि वही एक क्वेश्चन को वे पहले डेफिनेशन में दे देंगे, उसके बाद इंपोर्टेंस पूछ लेंगे, ये उसका स्कोप पूछ लेंगे, तो वे डिवाइड कर देते हैं इसकी आपका जो 10 मार्क्स है वो आपको कैसे कंसीडर कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि एग्जाम का पैटर्न ऐसे रहेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपका ये टाइम खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्कस किया है कि आपको क्या करना है, कि आपका जो एग्जाम लेवल है यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है कि आपको एग्जाम के समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब चीज ये आती है कि कितना समय किस क्वेश्चन को दें। अब आपने पैटर्न समझ लिया कि भाई हो सकता है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो वो सेक्शन सी में आ जाए।
ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो ए में आ जाए है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है बी में आ जाए। तो ये देखो चेंज हो सकता है, बट पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है ऐसे ही सेम रहेगा। 5 क्वेश्चन में से 3 करने होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, और जो 5 क्वेश्चन है 5 के 5 करने होंगे। तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो आप शॉर्ट क्वेश्चन हल कीजिए। सबसे पहले तो आप शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद आपको जो आपके पास 2 घंटे का समय रह जाएगा, और उसके बाद आप 2 घंटे में आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आपको आते हैं, जिनकी आप अच्छे से जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेडिंग, तो उसको पकड़िएगा। ऐसे मत करना कि आधा आधा क्वेश्चन समझ लीजिए कि मेरे पास मुझको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, और 5 में से मैं आधा आधा मेरे को आता है तो आधा लिख दूंगा, आधा लिख दूंगा। तो ऐसा मत करना, वहां पर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो उसको क्वेश्चन को पूरा करना है। ऐसे नहीं करना है कि आपको आधा आधा क्वेश्चन लिखना है कि भाई आधा मैं इसका लिख दूंगा, आधा ऐसा। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम खराब होगा और आप डिप्रेशन में वहां पर एग्जाम हॉल में आ सकते हैं, तो जिससे आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो ऐसा मत करना स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको पूरे अच्छी तरीके से याद है, विद हेडिंग याद है। ठीक है। अगर किसी में डायग्राम की आवश्यकता है तो आप डायग्राम शो कीजिए, डायग्राम से भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है। डायग्राम को फॉलो करता है एग्जामिनर। और दूसरा है कि आप अच्छे से लिखिएगा। आप हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों में लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर क्या हम इंग्लिश में लिखें, क्या हमारे नंबर आएंगे, क्योंकि ये पेपर देखो, ये क्वेश्चन पेपर दोनों भाषा में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई आपको इंस्ट्रक्शन है। कुछ स्टूडेंट देखेंगे सर हमें तो एग्जाम में, जब एग्जाम फिल किया था तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा था और हम यहाँ हिंदी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, वो लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आप ग्रामीण एवं शहरी समाज में अंतर अंतर ये क्वेश्चन लिखा है जैसे कि सामने, ग्रामीण एवं शहरी जो शहरी समाज में क्या अंतर है, यानी कि जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो रूरल, ग्रामीण और आपका जो अर्बन सोसाइटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ग्रामीण लोग होते हैं वे क्या होती है उनकी एक जॉइंट फैमिली होती है। बट जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं, सिटी में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट अलग अलग फैमिलीज में लोग रहते हैं, उनके पास ये सब चीजें हैं। इस तरह से आप इसे इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं और हिंदी में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए एग्जाम स्टूडेंट्स कि आपने वहां पर इंग्लिश मीडियम लिखा था या हिंदी मीडियम से लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आप इंग्लिश में लिखेंगे तब भी चलेगा, आप दोनों भाषा में मिक्स करके लिखना चाहते हो तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को आपसे क्वेश्चन का आंसर एक्सेप्टेड है, आपसे लैंग्वेज का कोई एक्सेप्टेशन नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज में वो स्टूडेंट लिखेगा। उसकी मर्जी है भाई, वो हिंदी में भी लिखे इंग्लिश में भी लिखे, उसको आप लिखा है ना, उसका आंसर आपने दिया है, बात खत्म। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है। तो ये है, बाकी मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और क्या हो सकता है, हाँ, तो जब भी आप एग्जाम देने के स्टार्टिंग में जाओगे तो एग्जाम के समय सबसे पहले आप अपनी सीट जो है वो चेक कीजिएगा, अपना रोल नंबर चेक कीजिएगा कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। तो ऐसा मत करना कि वहां पर जाकर आप ढूंढते रहो पहले। ठीक है। और एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप जा सकते हो, रिलैक्स हो सकते हैं अपने आप को। 20 मिनट पहले भी आप जा सकते हो। अगर आपका एग्जाम 8 बजे लगा है तो आप 6 बजे भी जा सकते हो। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर आपको कोई दिक्कत होगी। बट आपका एग्जाम 8 बजे लगा है तो आप 7:30 बजे जा सकते हैं। 7 बजे ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे भी ठीक है। पास में अगर किसी का है तो वो थोड़ा दूर है तो वो जल्दी आ सकता है, अगर पास में है तो थोड़ा सा लेट आ सकता है। बट टाइमिंग का जो बाउंडेशन है वो ध्यान रखना है कि 8 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम हॉल में, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये तो डिस्कस हो गई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, इसके बारे में हमने स्टूडेंट से ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। और बाकी अगर हम बात करें तो बाकी क्या हो सकता है, और बाकी यही है कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप चीटिंग के चक्कर में मत पड़ना, आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है, आपका एग्जाम बेकार हो सकता है, आप यूएफएम की कैटेगरी में जा सकते हो। तो ये सब कैटेगरी आपको ना लगे इसी का ही वही है। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं कि अब लास्ट टाइम बचा हुआ है कि सर अब क्या करें हम, लास्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं अब जा। तो देखो लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन की अगर मैं बात करूँ 80-20 वाला वही रेशियो है, 80-20 वाला है कि अब आप क्या क्या करना है कि आप एक तो न्यूमेरिकल जो आता है एनपीके वाला जो न्यूमेरिकल होता है एग्रोनॉमी में, ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई जो डीएपी के से हमारा एक हेक्टेयर खेत है उसमें एनपीके देना है, तो वो क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखा है। और जहां भी वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट होगा एग्रोनॉमी का, जो भी टीचर होगा, वो उस न्यूमेरिकल को जरूर कराता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आता है 10 नंबर का। उस न्यूमेरिकल का रिवीजन कर लीजिए, उसमें एनपीके की मात्रा देख लीजिए, डीएपी में कितना होता है, यूरिया में कितना होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना होता है, ये सब चीजें आप देख के जाइएगा जरूर। उसको 2-3 बार पेज पे अपना एज ए टेस्ट आप अपने आप को हैंडल करके देखिए कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक तो वो न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी की परिभाषा आपसे पूछेगा, इंपोर्टेंस और स्कोप जरूर पूछेगा। 2 नंबर ही हो गए, 2 क्वेश्चन ही हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो 10 एक न्यूमेरिकल और एक आपका एग्रोनॉमी का, कितना हो गया, एक और एक 2, यानी कि 10-20 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको 110% आपके एग्जाम में मिलेंगे। 50 में से 20 नंबर तो मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन में डिस्कस करा दिए कि 2 क्वेश्चन वहां पर जरूर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है आपसे टिलेज से क्वेश्चन आ सकता है, टिलेज देख लीजिएगा जाते वक्त। टिलेज क्या है, टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, भूपरिष्करण किसे कहते हैं, भूपरिष्करण कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भूपरिष्करण, ये सब कुछ आपको लेख कर जाना, ठीक है। फसल चक्र क्या है, फसल चक्र के सिद्धांत क्या है, क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंचाई क्या होता है, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाना। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि खरपतवार की परिभाषा दीजिए, खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो सब कुछ आपको वहां पर ये डिस्कस करके जाना है। मेरा कहने का मतलब है कि अब जब फास्टली रिवीजन करना है, आपके पास समय नहीं बचा है, मुश्किल से आपके पास एक दिन का समय बचा है, आज का दिन है और कल आपको एग्जाम देना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम से पहले ना ही आप वहां पर किसी तरह की कॉपी वगैरह मत लेके जाइएगा। आप अपना पेन, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह और एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर अब जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन का समय है, आप रिवाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही है। बाकी बहुत 2-3 क्वेश्चन है, 3 मेरे इसमें मॉडल पेपर को सोल्व किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वे मॉडल पेपर मेरी आप ही का एक यूट्यूब चैनल है एग्री विद कीवर्ड्स, आपके लिए बनाया है, स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो बनाया है। तो आप वहां पर जाइए और अपने चैनल पर जाइए और उस चैनल पर आप क्या कीजिएगा, वहां पर बीएससी एजी ऑल सब्जेक्ट्स एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां पर आप उसको देखिए, तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। मैंने नोट्स भी आपको शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां पर देख लीजिएगा। मैंने ये नोट्स भी भेजा है काफी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, एग्जाम को लेकर। तो इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन तो जरूर स्टूडेंट्स याद रिवीजन करके जाइएगा। एक तो आपका न्यूमेरिकल्स जितना भी हो सके उसको याद कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में पूरा का पूरा नंबर मिलता है स्टूडेंट्स, और पूरा का पूरा 0 भी आता है अगर आप आंसर सही देते हो। कुछ लोग कहेंगे सर अगर मेरा आंसर गलत हो जाता है, बाकी मेरा प्रोसेसर मैंने जो कैलकुलेशन किया था ठीक है, बट आंसर गलत आ गए तो कितने नंबर मिलेंगे, हो सकता है आपको 6 नंबर मिल जाए, 8 नंबर मिल जाए, 7 नंबर मिल जाए, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक दो पहला क्वेश्चन एग्रोनॉमी की वाला जरूर याद करके जाना है। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, 20 नंबर के ये आपसे आएंगे। उसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, जैसे फसल किसे कहते हैं, फादर ऑफ टिलेज क्या है, फादर ऑफ वीड क्या है, और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फसल चक्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। मोनोक्रोपिंग क्या होती है, मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, एकल फसलें क्या होती हैं, ठीक है, बहु फसलें क्या होती हैं, मिक्सड फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग क्या होती है, ये सारी चीजें स्टूडेंट पढ़ के जाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप देख लीजिएगा, जो मेजर जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये रिवीजन पॉइंट है, मैंने ये रिवीजन आपको डिस्कस किया है, तो इसमें से जरूर आप याद करके जाइएगा। और क्या हो सकता है, हाँ,
जो भी आपका जैसे जैसे कि आपका छोटी छोटी जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपके फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पिछले 2-3 साल का मैंने 2 साल का तो मैंने सोल्व कराया ही है, 3 मॉडल पेपर मैंने इस यूट्यूब पे सोल्व कराए हैं। अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि देखो अब लास्ट टाइम में आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, बेटर रहेगा आपके लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं होती है स्टूडेंट्स। अब सभी चीजें अगर डिस्कस करेंगे तो लगभग 2 घंटा 1 घंटा लगभग हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा बने, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन जरूर करें। जो अभी रिवीजन का समय है, न्यूमेरिकल्स का रिवीजन है आपका, इसको देखिए, हेडिंग को फोकस कीजिएगा। कोई भी जितने भी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है या कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर है या आपका सब्जेक्ट है, हेडिंग को जरूर याद रखिए स्टूडेंट, क्योंकि हेडिंग से अगर आपके पास हेडिंग है तो आप क्वेश्चन को लंबा बना सकते हैं। अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो आप सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही तुक्के मारोगे, अपनी रागनी लिखोगे, तो वो खिचड़ी बना दोगे आप। तो खिचड़ी जो होता है तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि क्या मिला है, क्या कहाँ कितना रेशियो किसका है, तो ये बेकार हो जाता है आपका पेपर। तो आपको एक हेडिंग फोकस जरूर करना है स्टूडेंट, चाहे आपका वो एग्रोनॉमी की हेडिंग हो, हॉर्टिकल्चर की हेडिंग हो, सोयल साइंस की हेडिंग हो, जेनेटिक्स की हो, हेडिंग जरूर है। और डायग्राम, अगर किसी एग्जाम में डायग्राम आता है तो वो हेडिंग को भी ध्यान रखनी है। और देखो एक चीज भी मैंने डिस्कस अभी नहीं किया है और वो रह गया है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी बताता हूँ आपको मैं। एक पॉइंट रह गया हमारे से, वो पॉइंट ये था कि जो गैप है, जो एग्जाम के स्कीम है, स्कीम के बीच में जो कुछ एग्जाम है जिनमें गैप है, जैसे 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 21 है, 26 है, 28 है, तो इन दोनों में हम क्या करिए। यानी कि आपको अगर आपको गैप मिला है तो स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बढ़िया, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको गैप मिला है तो आप अच्छे से अपने स्टडी को बेटर बना सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए अभी आपका एग्जाम पेपर है एग्रोनॉमी का, तो आप 2 पेपर को लेकर चलिएगा, एग्रोनॉमी और जेनेटिक्स का जिस दिन लास्ट डेट होगा, जैसे कि आज 14 तारीख है, और आज सॉरी आज 13 तारीख है, 13 फरवरी है आज, तो 14 में लगा है, तो आप जेनेटिक्स मत पढ़ना आज, आप एग्रोनॉमी पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद एक दिन का गैप है, तो उसमें आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि जेनेटिक्स के बाद हम सोयल साइंस पढ़ लेंगे, नहीं। एग्रोनॉमी, जैसे आपका एग्रोनॉमी खत्म होता है तो एग्रोनॉमी के बाद आप जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, याद करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो इसलिए इसमें क्या करना है, आपको केवल एक फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स को ही फोकस करना है 15 तारीख में, ठीक है। क्योंकि 16 में आपका पेपर है, तो 14 आज पेपर देने के बाद आप आ जाओगे, अपना आने के बाद खाना खुना खाना और अपना सो जाना, ठीक है। और शाम के टाइम उठना और रिलैक्स होकर आप फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स वगैरह जो है उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और 14 तारीख में भी और 15 तारीख में भी जेनेटिक्स ही पढ़ना है, क्योंकि 16 में आपका एग्जाम है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर आप सोयल साइंस को भी लेके बैठ जाए जेनेटिक्स के साथ साथ, ऐसा मत करना, क्योंकि आप फिर क्योंकि सोयल साइंस में गैप है, तो आपको उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पर 2 वीडियो में ऑलरेडी, मैं एक वीडियो तो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बट 2 वीडियो और उस पर आ जाएगी, तो उसमें आपको सोयल साइंस खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्या करना है कि गैप का भी आपको भी इसका बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं है कि गैप दिया है तो आप ऐसे ही किसी मतलब कर लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। जिस पेपर में गैप नहीं दिया है उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो अब जब 14 तारीख है, उसके बाद 16 तारीख है, तो आपको फंडा एग्रोनॉमी के बाद पेपर जैसा आपका कल हो जाएगा, उसके बाद आप जेनेटिक्स पर फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। जेनेटिक्स पर फोकस करने के बाद आपका पेपर सोयल साइंस का है, तो उसमें गैप है। सोयल साइंस और हॉर्टिकल्चर को दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और आपका जिसमें गैप कम है, जैसे कि आपका रूरल सोशियोलॉजी है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस पर भी उसका भी पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा, दोनों पेपर सोल्व हो जाएंगे। और बाकी मॉडर्न पेपर जो मॉडल पेपर होता है उसको भी सोल्व कराऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट सारे इसी वीडियो पर आपको मिल जाएंगे। तो गैप जो भी है, जहाँ पर भी गैप है, तो उसका क्या करना है, आपको फोकस करना है। तो गैप जो जहां पर गैप कम है वहां पर स्टूडेंट्स, आपको जिसमें गैप ज्यादा है वहां पर देख लेना कि किसमें गैप कितना कितना है, तो इसी के हिसाब से आपको 2-2 क्वेश्चन पेपर को लेकर चलना है, यानी कि 2-2 पेपर को 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है अगर गैप कम है तो। अगर जैसे कि मान लो अगर गैप ज्यादा है तो आप पढ़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लो कल आपका एग्जाम है, तो आप कल वाले पेपर को आज यानी कि 14-13 तारीख में केवल एक वही पेपर पर फोकस करना है, आपको उसी को ही पढ़ना है, ठीक है। उसकी टर्मिनोलॉजी चेक करनी है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारी अब आपको बेनिफिट हो चुकी है, चीजें मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि चीजों को किताबों में ढूंढने की जरूरत होती है, आप गूगल पे लिखिएगा तब भी आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है।
तो गैप वाला मैंने भी ये मेरे में एक डाउट था कि सर गैप गैप को कैसे हैंडल करें, तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अगर गैप है तो में क्या कम गैप है उस सब्जेक्ट को गैप वालों में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ना है, उसके बाद जेनेटिक्स पढ़ना है, बीच में कोई पेपर मत पढ़ना। उसके बाद आपके पास सोयल साइंस का पेपर है, तो सोयल साइंस का जो पेपर है और हॉर्टिकल्चर का पेपर है उसमें एक दिन का गैप है। सोयल साइंस के बाद हॉर्टिकल्चर में एक दिन का गैप 21 और 26 में है। आई थिंक मुझे लगता है 4-5 दिन का गैप है। तो आप रूरल सोशियोलॉजी और आपका हॉर्टिकल्चर सोयल साइंस तीनों को लेकर चल सकते हैं। अगर और कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि और कहीं गैप नहीं मिलेगा, तो आप अपने गैप को देखिएगा और अपने क्वेश्चन पेपर यानी अपने सब्जेक्ट को देखिएगा, तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर 3-4 दिन आपको फालतू मिलते हैं तो हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आपका पेपर होगा अगले दिन, जैसे मान लो 14 तारीख है, तो उस दिन केवल एक उसी सब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो ये मैंने आपको एक बेसिकली डिफरेंस आपको बताया है। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप अगले दिन, मान लो कल पेपर है उसका, तो मैं 3 किताब लेके बैठा हूँ, 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत करना, आपको दिक्कत हो जाएगी। आपके माइंड को रिलैक्स चाहिए, आपको आपका आपको सेटिस्फिकेशन भी चाहिए कि भाई मुझे संतुष्टि फील हो कि मैंने हाँ ये सब पढ़ लिया है। बाकी तो मैंने सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट लगता है, तो वो मुझे मेरा ग्रुप है एग्री विद कीवर्ड्स के नाम से ग्रुप भी है व्हाट्सएप, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहां पर भी दे दूंगा। और तीसरा ये है कि आप जो मेरे स्टूडेंट हैं मिल सकते हैं मुझसे, मैं तो कॉलेज में आता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी बात आपको अच्छी लगती है, हमारी चीज़ आपको समझ में आती है, तो आपको किसी भी तरह के अगर बेनिफिट मिल रहा है हमारी वीडियो से, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, और हमारी वीडियो को जरूर देखें स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, समझ में आया नहीं आया, आपको इससे हेल्प मिली है नहीं मिली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।